नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में साइकोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए चेतना या चेतन अनुभूति के मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम मनोविज्ञान में पूर्व वैज्ञानिक काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम आगे पहुँचे हैं चेतना या चेतन अनुभूति के विज्ञान तक। चेतना या जिसे हम कहते हैं चेतन अनुभूति का विज्ञान। दोस्तों, जैसे ही मनोविज्ञान में आत्मा के विज्ञान और मन या मस्तिष्क के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया, उसके बाद में किसका प्रतिपादन हुआ? चेतना या चेतन अनुभूति के विज्ञान के, जिसका मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। चेतना या चेतन अनुभूति के मनोविज्ञान का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है विलियम वुंट को, जो कि जर्मनी के निवासी थे। विलियम वुंट के अलावा इसके समर्थक माने जाते हैं विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के थे। विलियम जेम्स के बाद में नाम आता है जेम्स सली का। उसके बाद में जेम्स मिल के बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल्स के बाद में हम पढ़ते हैं वाइव्स। ये मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं जो किसका समर्थन करते हैं? चेतना या चेतन अनुभूति के विज्ञान का। मनोविज्ञान में चेतना या चेतन अनुभूति होता क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेतना या संवेदना कहते किसे हैं, उसके बाद में हम इस विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चेतना या संवेदना। दोस्तों, यदि मनोवैज्ञानिक भाषा की बात करें तो चेतना या संवेदना है मानसिक स्थिति का प्रथम ज्ञान। चेतना या चेतन अनुभूति में चेतना या संवेदना हम कहते किसी हैं कि मानसिक स्थिति का प्रथम ज्ञान, यानी मानव जब पहली बार जो ज्ञान मानव को मिलता है, ज्ञान मानव किसके माध्यम से ग्रहण करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मानसिक स्थिति का जो पहला ज्ञान है उसे हम संवेदना कहते हैं, या इसे हम कहते हैं मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। दोस्तों, मानव जो ज्ञान ग्रहण करता है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। इनका मानना था, चेतना के विज्ञान का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मानव शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान का निर्माण करती है या जो ज्ञान उपलब्ध मानव को करवाती है, उसे हम कहते हैं संवेदना या चेतना। विलियम वुंट का मानना था कि ज्ञानेंद्रियां जो स्वतंत्र रूप से जो प्रथम ज्ञान मानव को उपलब्ध करवाती है उसे हम संवेदना या चेतना कहते हैं। हमें इस संवेदना या चेतना का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं भी चेतना या संवेदना के बाद में मानव में ज्ञान का निर्माण होता कैसे है। अभी तक हमने बात की है कि मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान जो उपलब्ध करवाती है उसे हम क्या बोलते हैं? संवेदना। संवेदना के बाद में हमें क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें संवेदना उत्पन्न हुई। संवेदना के बाद में हमें क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से प्रत्यक्षीकरण होता है। एक तो आपने किसी वस्तु के बारे में उसका नाम जानते हैं, पहचान क्या है, और उसकी व्याख्या करें।
प्रत्यक्षीकरण के लिए ये तीनों आवश्यक है। यदि इनमें से दो आप कर रहे हैं और एक आप नहीं कर पाते हैं तो आपको इसका मतलब प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। प्रत्यक्षीकरण के बाद में मानव में उत्पन्न होती है सूझ, और सूझ के माध्यम से मानव में क्या उत्पत्ति होती है? ज्ञान की, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं संज्ञान। और उसी संज्ञान से क्या होता है? समस्या समाधान। समस्या समाधान ये है दोस्तों मानव में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों से संवेदना उत्पन्न हुई, संवेदनाओं से प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में 3 प्रकार के तत्व हैं, नाम, पहचान और व्याख्या। उसके बाद में उत्पन्न होती है सूझ, सूझ से संज्ञान, और संज्ञान से क्या होता है? समस्या समाधान। समस्या समाधान में ये बात संवेदना तक बात की थी विलियम वुंट ने, और विलियम वुंट के बाद में विलियम वुंट के ही एक शिष्य हैं टिचनर। विलियम वुंट के एक शिष्य आते हैं टिचनर या टिचेनर बोलते हैं। टिचनर ने मन व चेतना में मुख्य अंतर बताया। मन व चेतना में अंतर बताया। मन और चेतना को उन्होंने बताया भी मन क्या चीज़ है। मन इन्होंने बताया कि मनुष्य के जो जन्मजात अनुभव हैं, मनुष्य के जो जन्मजात अनुभव हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं? मन। और जो मनुष्य के तात्कालिक अनुभव हैं, तात्कालिक अनुभव है, उसे हम क्या बोलते हैं? चेतना या संवेदना। टिचनर ने बताया कि कोई भी आप जैसे किसी भी स्थान पर भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ के जो उसके बारे में जो आप पहले से जानते हैं वो तो आपका क्या है? मन है। और वहाँ का जो तत्काल अनुभव आपको होगा वो क्या होगी? चेतना होगी। मन और चेतना के बाद में टिचनर ने चेतना के 3 मूल तत्व बताए हैं। चेतना के 3 मूल तत्व। देखिए, विस्तार से वर्णन चेतना के बारे में केवल टिचनर ने ही किया है। टिचनर ने चेतना के 3 मूल तत्व बताए हैं। 3 मूल तत्व में पहला तत्व आता है संवेदना, दूसरा आता है भाव या अनुराग, जिसे हम लोग फीलिंग्स बोलते हैं, तीसरा आता है प्रतिबिंब, जिसे हम इमेज बोलते हैं। चेतना के 3 मूल तत्व किसने बताए हैं? टिचनर ने। पहला आता है संवेदना। सबसे पहले किसी वस्तु के बारे में आपको संवेदना होगी, संवेदना के बाद में आपके मन में उसके बारे में विचार आएंगे, यानी आपको फीलिंग्स होगी। उसके बाद में आपके दिमाग में उसके क्या बनेगा? इमेज बनेगी, यानी आप प्रतिबिंब। जब आप इन तीनों प्रक्रियाओं से मानव गुजरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चेतना या संवेदना कहते हैं। इस चेतना या संवेदना के बारे में सबसे पहले बात करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने कहा था कि चेतना एक मूर्त विषय वस्तु है और हमें इसके अध्ययन पर बल देना चाहिए। विलियम वुंट, इन्होंने कहा कि हमें मन को छोड़कर किस पर अध्ययन करना चाहिए? चेतना पर, क्योंकि चेतना एक मूर्त विषय वस्तु है जिस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, जिस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग हम कहते किसे हैं? नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अवलोकन क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। तो विलियम वुंट, जो कि जर्मनी के लिप्जिंग नगर, जहाँ एक विश्वविद्यालय था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका बाद में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कर दिया गया। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय ये 1402 में स्थापित हुआ था और 1990 तक इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रहा था। इसमें ये विलियम वुंट इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने इस विश्वविद्यालय में सन 1879 में एक प्रयोगशाला स्थापित की।
एक प्रयोगशाला स्थापित की जो कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी। 1879 में इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित की जो कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी। इस प्रयोगशाला में इन्होंने चेतना के अध्ययन पर बल दिया, चेतना के अध्ययन पर बल दिया, और ये पहला ही प्रयास था जब मनोविज्ञान में प्रयोग करना शुरू हुआ, प्रयोग होने शुरू हो गए। इन्होंने चेतना के अध्ययन पर बल दिया और चेतना के अध्ययन में ये एक विधि अपनाते थे। उस विधि का नाम है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। चेतना के अध्ययन के लिए अंतर्दर्शन विधि अपनाते थे। इसीलिए हम प्रोफेसर वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक मानते हैं। और अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक भी कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट। इनके साथ में यहाँ काम कर रहे थे टिचनर और विलियम जेम्स। टिचनर और विलियम जेम्स इन्हीं के साथ प्रयोगशाला में काम करते थे। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं हम? विलियम वुंट को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसे मानते हैं? विलियम वुंट को। 1879 में इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की। तो 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला, यानी अब मनोविज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। अभी तक तो हम दर्शन शास्त्र के अंदर इस विषय को पढ़ रहे थे, लेकिन अब मनोविज्ञान एक अलग स्वतंत्र विषय बना। तो यहीं से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल प्रारंभ होता है। वैज्ञानिक काल का प्रारंभ होता है। अब तक हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो पूर्व वैज्ञानिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। यहीं से मनोविज्ञान में वैज्ञानिक काल का प्रारंभ हुआ, स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। कि इसीलिए तो कहते हैं कि प्रोफेसर वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से निकालकर भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। दर्शन शास्त्र से निकालकर भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ जो मुख्य योगदान था वो प्रोफेसर वुंट का था। इसीलिए इन्हें हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। 1880 में ही मनोविज्ञान को मुख्यतः विज्ञान के अंदर गिना जाने लगा, यानी कि इसमें प्रयोग होने जैसे स्टार्ट हुए तो इसे विज्ञान विषय का भी दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के साथ काम कर रहे थे, विलियम वुंट के साथ काम कर रहे थे विलियम जेम्स और विलियम वुंट में मतभेद हो गए चेतना के कार्यों को लेकर। दोनों ही काम कर रहे थे चेतना पर, लेकिन चेतना के कार्यों को लेकर विलियम जेम्स और विलियम वुंट में मतभेद हो गए। विलियम वुंट ने कहा कि हमें चेतना पर अध्ययन करना चाहिए, लेकिन विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। तो विलियम जेम्स ये मूलतः अमेरिका के थे। इन्होंने फिर अमेरिका में एक अलग प्रयोगशाला स्थापित कर ली। अमेरिका में 1895 में मैसाचुसेट्स अमेरिका में मनोविज्ञान की एक अलग प्रयोगशाला बनाई, जो संभवतः मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला थी। यहाँ ये विलियम जेम्स चेतना के कार्यों पर अध्ययन करने लगे। इसी कारण विलियम जेम्स को क्या बोला गया? प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक।
और अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स ने चेतना के कार्यों पर बल दिया, इसीलिए इन्हें प्रकार्यवादी कहा जाता है। ये प्रयोग चेतना पर हो रहे थे तो चेतना के विज्ञान का अस्वीकारीकरण भी किया गया। अस्वीकारीकरण क्यों किया गया? क्योंकि ये केवल चेतन मन के अध्ययन पर बल देते थे। विलियम वुंट केवल चेतन मन के अध्ययन पर बल देते थे। तो इनके अस्वीकारीकरण के दो मुख्य कारण थे। अस्वीकारीकरण के कारण इनके दो मुख्य कारण थे। नंबर एक तो सिगमंड फ्रायड ने बताया कि मन के 3 प्रकार होते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो ये जो चेतना के विज्ञान में ये केवल चेतन मन का अध्ययन करते थे, यानी अर्धचेतन मन और अचेतन मन पर इन्होंने कोई बल नहीं दिया, इसीलिए चेतना के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। दूसरा जो मुख्य आलोचना इनकी की थी वो थे विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक आई थी सन 1908 में, आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी या इसे हम कहते हैं मनोविज्ञान की एक अवधारणा में इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की, चेतना को एक बहुत बुरा शब्द बताया और इसी पुस्तक में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रतिपादन किया। व्यवहार शब्द का प्रतिपादन किया। व्यवहार शब्द का प्रतिपादन किया। विलियम मैकडूगल की बुक आती है 1908 में, आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा करते हैं ये, और व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग करते हैं। इसीलिए व्यवहार शब्द का प्रतिपादक हम किसे मानते हैं? विलियम मैकडूगल को। इन्होंने कहा कि हमें चेतना पर बल न देकर व्यवहार पर बल देना चाहिए। तो इसी के बाद में मनोविज्ञान में व्यवहार के विज्ञान का विकास हुआ, जिसका अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे।